reading political symbols. The majority of men and women in the 18th century could not read or write, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. The painting by Le Barbier uses many such symbols to convey the content of the Declaration of the Rights. Let us try to read these symbols. 18th century में फ्रेंच सोसाइटी में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो इलिटरेट थे, दे कुड नॉट रीड और राइट, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसीलिए इमेजेस और सिंबल्स को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता था इम्पॉर्टेंट आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए। अब हम लोग एक पेंटिंग है जो कि ली बार्बियर ने पेंट किया है जिसमें ऐसे कुछ सिंबल्स को यूज किया गया है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के कंटेंट को कन्वे करने के लिए। हम लोग इन सिंबल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। द ब्रोकन चेन जो फर्स्ट सिंबल है ये ब्रोकन चेन है क्योंकि चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स, चेन्स का इस्तेमाल स्लेव्स को बांधने के लिए किया जाता था और ब्रोकन चेन जो है इट स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। और ये जो ब्रोकन चेन है ये शो करता है कि नाउ नो वन इज स्लेव इन फ्रांस, एवरीवन इज फ्री। द सेकेंड सिंबल इज द बंडल ऑफ रॉड्स और फेस्केसेस। ये जो बंडल ऑफ रॉड है, एक सिंगल रॉड जो है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है बट नॉट द एंटायर बंडल, लेकिन पूरे बंडल को नहीं तोड़ा जा सकता। और ये जो बंडल ऑफ रॉड्स है इट कन्वेज दैट द स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में ही बल है। इस सिंबल को कन्वे करने के लिए बंडल ऑफ रॉड्स को यूज किया गया है। थर्ड जो सिंबल है जिसका फ्रीक्वेंट यूज होता था दैट वाज द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। ट्राइंगल के बीच में एक आंख है जो कि लाइट को रेडिएट कर रही है और इस ट्राइंगल में जो ये आंख है, आंख चारों तरफ देख सकती है और यहाँ पे जो आंख है इट सिंबलाइजेस, इट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ये जो आंख है ये नॉलेज को शो कर रही है, उसको सिंबलाइज कर रही है। और ये जो रेज हैं, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, इस सिंबल के थ्रू कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि जो सूरज की रोशनी है वो जिस तरह से बादल को उड़ा ले जाती है, इसी तरह से जो नॉलेज है वो इग्नोरेंस को, अज्ञानता को खत्म कर देता है। नेक्स्ट सिंबल स्केप्टर। स्केप्टर इट सिंबलाइजेस रॉयल पावर। जो स्केप्टर है ये रॉयल पावर को सिंबलाइज करता है। ये बताता है कि इफ यू विल नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस यू विल बी पनिश्ड। तो ये क्रिमिनल्स के लिए है एक तरह से कि अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। और ये स्केप्टर इट शोज फॉर द सिंबल ऑफ रॉयल पावर। अगला जो सिंबल यूज किया जाता था उस समय दैट वाज स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। यहाँ पर एक स्नेक है जो कि अपने पूंछ को मुंह में डाल के बाइट कर रहा है, उसको चबा रहा है और ये यहाँ पर इस चीज को एटर्निटी को सिंबलाइज किया जा रहा है कि दिस रिंग हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। अमृत को सिंबलाइज किया जा रहा है कि इस रिंग की ना शुरुआत है और ना ही एंड है। तो दिस रिंग इट शोज एटर्निटी। Next is red cap. Cap it was worn by a slave upon becoming free. फ्रेंच सोसाइटी में ओल्ड रिजीम में ये जो रेड कैप है इसको स्लेव को तब पहनाया जाता था जबकि स्लेव को फ्री किया जाता था, आजाद किया जाता था। तो ये रेड कैप जो है ये फ्रीडम को सिंबलाइज करता है और ये शो करता है कि नाउ एवरी सिटीजन ऑफ फ्रांस इज फ्री टू वियर दिस कैप। Next one is blue, white and red. Blue
white and red. These are the national colors of France. Next one is the winged woman. ये जो विंग वुमेन है, इट इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ. ये लॉ को पर्सोनिफाई किया गया है, लॉ को एक पर्सन के रूप में शो किया गया है. फ्रांस में उस समय आपका लॉ को पर्सोनिफाई करने के लिए विंग वुमेन को यूज किया जाता था. एंड द लास्ट वन इज द लॉ टैबलेट. ये जो लॉ टैबलेट है, इसमें ये शो करने की कोशिश की गई है कि द लॉ इज सेम फॉर और लॉ टैबलेट के थ्रू कि जो लॉ है ये सबके लिए एक है. एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. Now we will start the next subtopic, the third subtopic of the French Revolution. France abolishes monarchy and becomes a republic. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare a war against Prussia and Austria. Thousands of volunteers thronged from provinces to join the army. They saw this war as a war of people against the kings and aristocracies all over Europe. Among the patriotic songs they sang were the Marseillaise, composed by the poet Roger de Isle. It was sung for the first time by the volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. 1789 के बाद फ्रांस में जो कंडीशन थी वो टेंस बनी रही. बेशक लुई 16 इसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर लिया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो सीक्रेट नेगोशिएशन में एंटर कर गया. उसने प्रशिया के किंग के साथ जो है सीक्रेट नेगोशिएशन, गुप्त बातचीत शुरू कर दी. जो नेबरिंग कंट्री के रूलर्स थे वो भी परेशान थे फ्रांस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे उनको देख करके, क्योंकि उन्हें डर था कि आज ये डेवलपमेंट फ्रांस में हो रहे हैं, कल उनके देश के लोग भी उन रूलर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सकते हैं. और इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो अपनी ट्रूप्स को भेजेंगे, अपनी आर्मी को भेजेंगे, ताकि 1789 समर से जो डेवलपमेंट फ्रांस में हो रहे हैं उनको सरप्रेस किया जा सके, उन्हें कुचला जा सके. इसके पहले ऐसा कुछ हो पाता. नेशनल असेंबली में अप्रैल 1792 में वोटिंग हुई और उस वोटिंग के थ्रू नेशनल असेंबली ने प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया. अब वॉर तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन उस वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रांस के डिफरेंट प्रोविंसेस से जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने पेरिस की तरफ मार्च करना शुरू किया ताकि वो आर्मी को ज्वाइन कर सके, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने इस वॉर को वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप, वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग्स, लोगों की राजाओं के अगेंस्ट लड़ाई के रूप में देखा. और जब ये लोग आ रहे थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए तो ये पेट्रियोटिक फीलिंग से इंस्पायर्ड थे, देशभक्ति के गाने गाते हुए आ रहे थे. इसमें मार्सेलेस ये काफी पॉपुलर पेट्रियोटिक सॉन्ग था जिसको पोएट रॉजर डी इसले इन्होंने कंपोज किया था. फर्स्ट टाइम ये जो मार्सेलेस सॉन्ग था इट वाज सung by the volunteers from Marseilles. मार्सेलीज के वॉलंटियर्स ने इसको गाया था जब वो पेरिस आ रहे थे और इसीलिए इस सॉन्ग का नाम मार्सेलेस के नाम पे पड़ा. और आज जो मार्सेलेस है ये फ्रांस का नेशनल एंथम है. जो रिवॉल्यूशनरी वॉर हुआ, वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप,
इस वॉर के कारण फ्रांस में इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लोगों को फेस करनी पड़ी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि जो मेल मेंबर्स थे देवर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, ये लोग फ्रंट पे सीमाओं पे लड़ाई कर रहे थे, और इसीलिए वुमेन्स जो थी देवर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। औरतों के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी परिवार की देखभाल करना और लाइवलीहुड अर्न करना। अब तक फ्रांस में जो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल थे वो इस चीज से कन्विंस हो चुके थे, इस चीज से सहमत हो चुके थे कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ सोसाइटी के रिचर सेक्शन को ही फायदा हुआ है। तो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां उसमें जो थर्ड स्टेट के मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल थे उन्हें इस कॉन्स्टिट्यूशन से कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। दे वर नॉट गिवन द पॉलिटिकल राइट्स, and the Constitution of 1791 it gave political rights only to the richer sections of society. That's why people they started joining political clubs, and political clubs became an important rallying point for the people who wish to discuss government policies and plan their own form of action. तो इस समय पॉलिटिकल पार्टीज ये वो जगह बन चुके थे जहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे थे, वो लोग इकट्ठे हो रहे थे जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करना चाहते थे और वो खुद अपना एक्शन लेना चाहते थे उन पॉलिसीज के अगेंस्ट। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब फ्रांस में उस समय बने और इसमें सबसे सक्सेसफुल क्लब जो था इट वाज जैकोबिन्स क्लब। ये जो जैकोबिन क्लब था इट वाज नेम्ड फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब। ये जो पुराने संत थे सेंट जैकोब इनके नाम पर इस पॉलिटिकल क्लब का नाम जैकोबिन क्लब रखा गया। कॉन्वेंट एज यू नो meaning is given. Convent it is a building belonging to a community devoted to a religious life. ये आपका कॉन्वेंट ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर मॉन्क्स एंड नन रहते हैं। मॉन्क्स एंड नन जैसे मोनेस्ट्रीज होती हैं, अबीसीज होते हैं, तो उसी तरह से उसी को कॉन्वेंट बोला जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर रिलीजियस लाइफ को डिवोटेड लोग जहाँ पे रहते हैं। तो ये जो जैकोबिन नाम था ये कॉन्वेंट के नाम पे था। कॉन्वेंट इट वाज नेम्ड आफ्टर सेंट जैकोब इन पेरिस। तो मेल मेंबर्स थे दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल क्लब टू डिस्कस देयर ओन प्लान ऑफ एक्शन। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। ना सिर्फ आदमियों ने अपने क्लब बनाए, औरतों ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब बना लिए थे। और जैसा कि हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्लब जो था फ्रांस का इट वाज जैकोबिन क्लब। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू अ लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे ये सोसाइटी के लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन मतलब दे बिलोंग टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. And their leader was Maximilien Robespierre. और इनके जो पॉलिटिकल क्लब का जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। जैकोबिन क्लब के ज्यादातर लोगों ने ये डिसाइड किया कि दे विल वियर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे। किस लिए लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे? टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे और ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स उस समय जो डॉक वर्कर्स थे वो लोग पहना करते थे। ये अपने आप को फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली नोबल से सेपरेट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए पहनने का डिसीजन जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने लिया। ये जो फैशनेबल ग्रुप के मेंबर्स थे, फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्पेशली नोबल्स, दे यूज्ड टू वियर नी ब्रीथ्स। ये लोग नी ब्रीथ्स पहनते थे। ये लोग नी तक के, घुटने तक के स्कर्ट्स पहनना प्रेफर
करते थे और इस तरह से लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनने का ये मतलब था कि नाउ द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब दे स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर फील्ड बाय द बियरर्स ऑफ नी ब्रीच। ये एक तरह से घोषणा थी कि अब वो जो नी ब्रीचर्स हैं, जो नी ब्रीच पहनने वाले जो नोबल्स हैं, उनके पावर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके जो पावर्स हैं अब उसका खात्मा हो चुका है। तो ये जो आपका लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनने वाले जैकोबिन्स थे, दे केम टू बी नोन एज द सैंड क्लॉथ्स। इन्हें सैंड क्लॉथ्स कहा गया, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीथ्स। तो आपका जो जैकोबिन क्लब के मेंबर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे, इन्हें सैंड क्लॉथ्स कहा गया और सैंड क्लॉथ्स का ये मतलब था विदाउट नी ब्रीथ्स, कि जो लोग नी ब्रीथ्स नहीं पहनते। तो सैंड क्लॉथ्स के जो मेन थे, दे ऑल्सो वोर इन एडिशन द रेड कैप। ये लोग रेड कलर का कैप भी पहनते थे। जैसा कि हमको पता है, रेड कैप इट सिंबलाइज लिबर्टी। रेड कैप लिबर्टी को सिंबलाइज करता था। वुमेन्स हाउएवर वर नॉट अलाउड टू वियर दैट रेड कैप। औरतों को रेड कैप पहनने की आजादी नहीं थी। In the summer of 1792, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. समर 1792 में जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, इन्होंने फ्रांस के ज्यादातर जो लोग थे, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाराज थे बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड, उनको साथ लेकर के रिवॉल्ट को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। अगस्त 10, 1792 जैकोबिन क्लब के मेंबर्स पेरिस के सिटीजन्स के साथ इन्होंने जो ट्यूलरीज का पैलेस था, इस पे अटैक कर दिया। किंग के जो गार्ड्स थे, उनका मर्डर कर दिया गया और किंग जो था उसको कुछ घंटों के लिए होस्टेज बना लिया गया, उसको बंधक बना लिया गया। बाद में नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई और वोटिंग के थ्रू डिसीजन लिया गया कि रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेश इलेक्शंस हुए और उस इलेक्शन में फ्रांस के सारे जो मेल मेंबर्स थे ऑफ 20 years and above, जो कि 21 साल और उससे ज्यादा के थे, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ दे गॉट द राइट टू वोट। अब जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स थी, न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली थी फ्रांस की, इसको कन्वेंशन बोला गया। 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन ने फ्रांस में मोनार्की को एबॉलिश कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। रिपब्लिक, एज वी ऑल नो, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है फ्रांस में स्टैब्लिश हुई। रिपब्लिक, जैसे कि हम सबको पता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक तरह की सरकार है जिसमें जो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड इन रिपब्लिक देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। यहाँ पे मोनार्की रूल, किंगशिप नहीं होती, किंग का रूल नहीं होता। Louis XVI, he was sentenced to death by a court on the charge of treason. Louis XVI को डेथ सेंटेंस सुनाया गया इनके ऊपर ट्रीजन फॉर बिट्रेयल ऑफ वंस ओन कंट्री और गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इनको डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड दिया गया। 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। इन्हें पब्लिकली हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। कहाँ पे? पैलेस डी ला कॉन्कोर्डे, यहाँ पे। और जो इनकी रानी थी क्वीन मैरी एंटोनेट, शी ऑल्सो मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। कुछ समय के बाद मैरी एंटोनेट, शी वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। द रेन ऑफ टेरर। The period from 1793
to 1794 is referred to as the reign of terror in French history. फ्रेंच हिस्ट्री में 1793 से 1794 तक का जो पीरियड है इसे रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य कहा जाता है. व्हाई? बिकॉज रॉबेस्पियर he followed a policy of severe control and punishment. क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया. जिसको भी उसने अपना दुश्मन माना उसको एनिमी ऑफ रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया. जैसे एक्स नोबल्स, क्लर्जी, members of other political parties, even member of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. रॉबेस्पियर इसने सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया. जिसको भी उसने रिपब्लिक का दुश्मन माना, जैसे एक्स नोबल्स, क्लर्जी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, खुद उसकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पॉलिसी से एग्री नहीं करते थे, उनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया. इनके ऊपर रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के थ्रू मुकदमा चलाया गया और अगर कोर्ट ने इन्हें गिल्टी, दोषी पाया तो इन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, इन्हें गुलेटिन कर दिया गया. गुलेटिन इट वाज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ प्लेट with which a person is beheaded. ये मिडवल यूरोप में एक डिवाइस था, ठीक है. 2 पोल्स के बीच में एक प्लेट लगा होता था और जिस भी इंसान को डेथ सेंटेंस देना होता था तो उस पोल पे उसके गले को रख के ही वाज beheaded, उसका जो सिर है वो काट दिया जाता था. और ये जो डिवाइस था इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलेटिन. इस डिवाइस को डॉक्टर गुलेटिन ने इन्वेंट किया था एंड दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन एज गुलेटिन डिवाइस. Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ स्टेप्स भी उठाए थे. प्रॉब्लम ये थी कि उसने उन पॉलिसीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जिसके कारण लोग उसके अगेंस्ट हो गए. इन्होंने वेजेस एंड प्राइजेस को फिक्स कर दिया कि मिनिमम वेज इतना होगा, महंगाई इससे ज्यादा नहीं हो सकती. मीट और ब्रेड के जो शॉप्स खोले गए, देवर राशन इनके फिक्स शॉप खोले गए, फिक्स प्राइस पे ही इन्हें बेचा जा सकता था. जो किसान थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपने जो अनाज है उसको शहरों तक ले करके आए और उसे गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स प्राइस पर ही बेचें. इसके अलावा जो एक्सपेंसिव फ्लोर था, एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, महंगा सफेद आटा, इट वाज फॉरबिडन, इस पे रोक लगा दिया गया. सब सिटीजन्स को ये कहा गया कि नाउ दे विल ईट द इक्वालिटी ब्रेड. ये लोग प्लेन इक्वालिटी ब्रेड को ही यूज करेंगे जो कि अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि गेहूं का बना होता था. इसके अलावा इक्वालिटी जो थी इसको प्रैक्टिस में लाया गया थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच, बातचीत के द्वारा भी और लोगों को एड्रेस करने के तरीके के द्वारा भी. ट्रेडिशनल जो टाइटल्स थे, ऑनर्स थे, उनको एबॉलिश कर दिया गया और ये बोला गया कि नाउ ऑन ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन आर सिटोयन एंड सिटोयने. ये अब जो मेल एंड फीमेल मेंबर्स हैं, नाउ दे आर द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस और इनको कोई भी स्पेशल टाइटल नहीं दिया जाएगा अपार्ट फ्रॉम सिटीजन. चर्च वर ऑल्सो क्लोज, शट डाउन. जो चर्च थे इनको भी बंद कर दिया गया, इनकी बिल्डिंग्स को बैरिक्स में या ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपनी पॉलिसीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया. इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया कि इसके सपोर्टर्स भी जो थे वो अब मॉडरेशन का डिमांड करने लगे कि अब थोड़ा सॉफ्टनेस या नरमी का डिमांड करने लगे. फाइनली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर he was also convicted by the court in July 1794.
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इस पर भी मुकदमा चला और इसे जुलाई 1794 में दोषी पाया गया। ही वॉज अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द बुलेटिन, और अगले दिन उसको बुलेटिन में भेज दिया गया। दैट मीन्स ही वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड।